विवेक मित्तल जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज जितने भी एनालिस्ट मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सब बड़ी एनर्जी के साथ में आ रहे हैं, सब बड़ी उम्मीदों के साथ में होप्स और आशाएं बांट रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ऊपर की तरफ आप बाजार में देखा जा सकता है। जो युद्ध होना था, जो सवाल था, उसका जवाब मिल गया कि देखो युद्ध हो रहा है। उसकी वजह से जो कुछ बाजार में खराब होना था वो सब हो चुका है। अब हम ऊपर की तरफ चीजें देख रहे हैं, अब यहाँ से हरियाली देख रहे हैं और जितना भी सूखा था, जितना बाढ़ था, वो सब निपट चुका है। क्या आप अग्री करते हैं या आपका कुछ और व्यू है सर? सर, थोड़े से व्यूज डिफरेंट है मेरे। देखिए, अब ये जो युद्ध है वो उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर कि करो या मरो वाली स्टेज है। मोस्ट लाइकली आज ही बेलारूस में इनकी जो बैठक होने जा रही है, रूस की और यूक्रेन की, उसमें देखिए कुछ एक चीजें हैं जो कि जितना कि दोनों पार्टीज की तरफ से बयान आ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि समझौता होगा इजी समझौता नहीं होगा। बेला जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अब रूस आपको लगता है कि 1 इंच जमीन नहीं लेने के लिए लड़ रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि हम पहले ये प्री कंडीशंस हैं कि हम ना तो आपको जमीन देंगे, ना ही हम लड़ने से अब डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन जिस स्टेज में आज से 3-4 दिन पहले था, उस स्टेज पे शायद आज नहीं है। और वो आज इसलिए नहीं है क्योंकि उसको कल परसों से नेटो ने जो इनको मांग रहे थे ये चीजें कि आप हमारे साथ खड़े होइए, आप हमारे साथ खड़े होइए, तो वो सारी चीजें नेटो अब कंसीडर कर रहा है और उनके साथ आ रहा है। जर्मनी ने कल अपने यहाँ पर डिफेंस बजट को बढ़ाया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में ये कहा कि हम किसी देश के लिए पहली बार हथियार खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं मतलब पैसा खुद फंड कर रहे हैं और उस देश को हथियार खरीद कर दे रहे हैं। इट्स अ फर्स्ट टाइम इन यूरोपियन हिस्ट्री। तो मतलब सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, जो मुझे लगता है। ये सब मार्केट्स के जो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए, अभी तक मार्केट में पिछले हफ्ते तक क्या था कि मंडे ट्यूसडे तक, जब तक युद्ध नहीं शुरू हुआ था, तो मार्केट ने एस्केलेशन को डिस्काउंट कर लिया था। फिर मार्केट ने जब थर्सडे को अटैक हुआ तो मार्केट ने एक डिप लिया, और फ्राइडे को मार्केट ने ये शो कर दिया कि हमने युद्ध को भी डिस्काउंट कर लिया। केवल वो युद्ध कितना डिस्काउंटेड था कि रूस वर्सेस यूक्रेन, उन दोनों का कुछ भी आउटकम हो, हमने उसको डिस्काउंट कर लिया है। लेकिन मार्केट ने जो सबसे बड़ी चीज डिस्काउंट नहीं की है अभी अपने उसमें, वो ये है कि नेटो वर्सेस रूस। अगर नेटो कंट्री इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, नेटो को लेकर रूस ने पहले ही कल बोल दिया कि हमने अपने परमाणु हथियारवादी टीम को अलर्ट पर डाल दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या है। तो आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर को उसको जैसे अपने लेवल से मिल रहे हैं, मान मुझे लगता है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो को भी फिलहाल लाइट रखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी गिरने पर बाय वाली नहीं होती। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये अपॉर्चुनिटी ही हो कि इस बार मैं गलत हो रही हूँ, सारे एनालिस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें कि शायद आपको चीजें समझ मिल जाए। लेकिन अगर 1% रूस और यूक्रेन के बीच में सहमति नहीं बनी, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी शायद, जो कि हम फिर मुझे नहीं लगता कि हम आसानी से ये लेवल्स देख पाएंगे किसी भी क्षेत्र। So both sides, I mean, the risk is high and return is not so high. So that kind of market is there. मतलब हम 17,000 के आसपास है। अगर यहाँ से हम गिरे तो कितना नीचे जाएंगे, और अगर हम यहाँ से उठे तो आपको याद है कि जब हम बेस्ट टाइम में थे तो 18,200-500 के लेवल पर थे। तो यहाँ से उठने के लिए 5% और गिरने के लिए हमारे पास क्या है पता नहीं। तो मतलब एक जो रिस्क रिटर्न है वो अभी हाई है। तो मुझे लगता है कि इस समय पर अपनी पोजीशंस को हेज पर ही रखें और ज्यादा एग्रेसिव ना हो बाय के लिए। अभी सब चीजों को नॉर्मलाइज होने दें। आई कैन अंडरस्टैंड कि 2-4-5% का एक अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी लॉस आप छोड़ सकते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होगा।
दिस इज नॉट द वे टू एंटर इनटू द मार्केट। मतलब एक तरफ परमाणु बम तक की यूज होने की बात होती है, अगर एक भी जी ठीक है। तो मैं विवेक जी आपकी बात से सहमत हूँ, और सहमत इस लिहाज से हूँ कि ये हमेशा बाजार ऐसे ही चलता है। हमेशा बाजार में दोनों तरीके के लोग होते हैं, दोनों तरीके के व्यूज होते हैं। हमेशा बाजार के अंदर में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अगर दोनों नहीं होंगे तो बाजार नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। तो दोनों का भी काम नहीं होगा, किसी का भी। आप बेचने जाएंगे तो कोई खरीदने के लिए नहीं होगा, और जो आप खरीदने जाएंगे तो कोई बेचने के लिए नहीं होगा, तो बाजार चलेगा कैसे? तो नहीं चलता। हमेशा ऐसी चीजें रहती हैं। और इसलिए मैं पूरी तरीके से आपसे एग्री करता हूँ कि ये तो अपना अपना पर्सनल नजरिया हो सकता है कि कौन उसको कहाँ देखता है। जब शुरू नहीं हुआ था युद्ध, आज से 1 से 1.5 हफ्ता पहले पीछे जाते हैं, आज से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन पीछे जाते हैं, तो मैंने बड़े बड़े चैनलों पे बड़े बड़े एनालिस्ट को ये कहते सुना था, एक शब्द यूज कर रहे थे, पॉस्चरिंग, कि ये सब महज पॉस्चरिंग है, महज पॉस्चरिंग है। तो पॉस्चरिंग का मतलब ये होता है कि आप केवल डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। रूस ये कर रहा है लेकिन वो करेगा नहीं, यूक्रेन ये कर रहा है लेकिन वो करेगा नहीं, रशिया, अमेरिका ने ये कह दिया है, ब्रिटेन ने ये कह दिया, लेकिन करेगा नहीं। हम पॉस्चरिंग का मतलब मान के चल रहे थे कि ये सब होने नहीं वाला है, लेकिन हो गया। तो जिन्होंने उस समय ये सोचा था कि नहीं होने वाला है और उसको देख करके बाय कर रहे थे, वो ट्रैप हुए। जो उसको सोच करके कि ये होने वाला है और निश्चित रूप से अगर इतनी बढ़ गई बात तो आगे खराब हो सकती है, जिन्होंने बाहर निकले या सेल किया या शॉर्ट किया, वो फायदा। तो दोनों चीजें चली हमेशा। फिर अब हम उस स्थिति पे आ गए जहाँ पे युद्ध तो हो गया, शुरू तो हो गया। अब कुछ लोग ये मान सकते हैं कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, 5-7 दिन की बात है, और ये आपस में निपटा करके एक रीजनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट रह गया है, जो कि हो करके और खत्म हो जाएगा। उससे पहले बल्कि कई लोग मान चुके थे कि अगर युद्ध होगा भी, रशिया और यूक्रेन की अगर हम युद्ध की बात कर रहे हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि शायद अमेरिका और फ्रांस भी ये मान के चल रहे थे कि 1 से 2 दिन का युद्ध होगा, तो तब तक के लिए हम सहानुभूति देते रहे कि हम आपके साथ में, हम आपके साथ में, हमें आगे जमीन पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया जब अटैक करेगा तो यूक्रेन 1 से 2 दिन भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो कहीं शायद वो मान के चल रहे थे, या ऐसा समझा जा सकता था हाइपोथेटिकली। वो स्थिति हुई नहीं। भले ही अब वो रशिया ने उतने मजबूती से अटैक नहीं किया या यूक्रेन ने इतने ज्यादा मजबूती से डिफेंड किया, कुछ भी हो सकता है कारण, लेकिन युद्ध अगर हम आज भी बात कर रहे हैं, 4 दिन बाद पहले बॉम्बिंग से लेकर के आज चौथे और 5वें दिन तक भी अगर हम यही बात कर रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, मतलब एक बड़ा काम यूक्रेन ने कर लिया है। और उसकी वजह से अब मजबूर होने लगे हैं बाकी देश कि अब उन्हें जमीन पे भी जाना पड़ेगा। तो जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं कि जब यूएस भी उसमें कुछ कह रहा है और नाटो भी कुछ कह रहा है, अब उन्हें केवल ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, केवल पैसे भेज देने से, डोनेशन देने से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें जमीन पे जाना पड़ रहा है। और आप उसको देख रहे हैं, उस तरफ फोकस कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जमीन पे उतरेंगे, अगर जहाज अमेरिका के फाइटर प्लेन अगर यूक्रेन के ऊपर से होते हुए रशिया की तरफ मूव करेंगे और गोले दागेंगे, तो चीजें नेक्स्ट लेवल होंगी, एस्केलेट होंगी, और बड़ा हो सकता है, खराब हो सकता है। और उसी का डर सभी को है, यूएस को भी यही डर है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं जाऊंगा वहां पे और उतरूंगा तो ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो वो सभी देश ये कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थिति बन रही है कि आप नहीं भी करेंगे तो ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो वो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो खराब हो, इसलिए रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। हम ये इसको बेस मान लें, इसकी ये केवल हमारी ऑप्टिमिज्म होगा या ओवर ऑप्टिमिज्म होगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी, और एक चीज जो कॉमन मुझे सब में निकल के आ रही है, जो लोग इसको अच्छा मान रहे हैं कि अब हम बॉटम बन गया, और जो लोग ये मान रहे हैं कि अभी रिस्क है, जैसे आप कह रहे हैं, वो सब भी यही कह रहे हैं कि हल्की रखो पोजीशन। तो अगर आपको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी बाय करने का, तो भी हल्की रखो, छोटी बाइंग करो। और अगर आपको नहीं लग रहा है, या जैसे विवेक जी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो सेल भी नहीं कर रहे हैं और लेकिन बाय करने की भी राय नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं विवेक जी? बिल्कुल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब अगर बाय करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो बहुत डिफरेंट स्पेस में हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि फूड से जुड़े हुए काउंटर, आप देखिए 13 साल के हाई पर आ गया है गेहूं का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि यूक्रेन एक बड़ा प्रोड्यूसर था, रूस एक बड़ा प्रोड्यूसर है। दोनों की साइड से रूस में सैंक्शन लग गए हैं, यूक्रेन में आप कोई आदमी बाहर नहीं निकल रहा है, और ऐसे में जब वहां पर बमों का वातावरण है, तो वहां पर क्या कोई चीज प्रोड्यूस होगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड? ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई आ पाएगी? नहीं, गेहूं की नहीं आ पाएगी। तो वो एक जो चीजें हैं, इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियां जो चाय है, चीनी है, और इस तरह की जो आप देखिए अदानी विल्मर का शेयर देखिए,
उसमें लगातार पिछले 10 दिन से स्ट्रेंथ बनी हुई है। चावल शेयरों में मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। मतलब वो ज्यादा टूट नहीं रहे हैं, 2-3-4% तक का ही मतलब बस गैप डाउन देते हैं और फिर वहां तक रिकवर भी हो जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज देयर। आप देखिए आज सारे मेटल शेयरों में बहुत स्ट्रेंथ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई परमानेंट स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि मेटल जो होगा वो रूस में सैंक्शन लगने से मेटल के प्राइसेस चल रहे हैं और रूस बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मेटल की डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी। बट आई वांट टू आस्क दीज एनालिस्ट कि क्या डिमांड मार्केट में आएगी? मेटल कहाँ यूज होता है? नए घर में और गाड़ियों में सबसे ज्यादा। ऐसे में कोई आदमी गाड़ी खरीदने का प्लान कर सकता है? स्टॉक मार्केट में लॉसेस चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में लॉसेस चल रहे हैं, उसकी जेब बिल्कुल गर्म पड़ी हुई है। वो ऐसे में गाड़ी खरीदने जा सकता है या घर खरीदने जा सकता है? जस्ट सिंपल लॉजिक लगाना है कि ऐसे में हम जाते कहाँ हैं, ऐसे में हम कहाँ इस समय सोचेंगे। अगर कल को मान लीजिए परमाणु बम की बात हो जाए कि समझौता नहीं हुआ और युद्ध शुरू हो रहा है, वहां पे और एस्केलेट हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि आप घर में फूड एंड आर्टिकल्स लेकर आए या कार लेकर आए? सो दैट काइंड ऑफ मेंटेलिटी शुड बी देयर। सो मुझे लगता है कि आप बेशक आप कुछ ना कुछ चीजें शायद इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को, हर अपॉर्चुनिटी उतनी खास नहीं होती। इस अपॉर्चुनिटी को मिस हो जाने दें, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपने किसी भी क्लाइंट को कोई बाय करने की सलाह नहीं दी है। हमने हमने उनको यही बोला है कि अगर आपको लाइट रहना है, आप लाइट रहिए, कुछ दिन स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट और अपनी पोजीशंस को, अगर आपके पास कुछ है तो हेज रखें। जो हमारे क्लाइंट्स प्लस में थे, जिनकी पोजीशंस थोड़ी सी हैवी थी, उनको हमने पूरी तरह से हेज किया हुआ है। तो हेजिंग कॉस्ट वी आर पेइंग। हेजिंग कॉस्ट में इस समय पे करना कोई गलत नहीं है, जो हमें लगता है। हाँ, तो वो भी अच्छी चीज है। और एक अच्छी चीज ये है कि आज सुबह से जो हम कॉन्फिडेंस 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 बाय बाय बाय, तो सुबह से मेरे ख्याल से कितने 3 से 4 एनालिस्ट आपसे पहले वेग जी जुड़ चुके हैं और सबने एक जो ऑप्टिमिज्म दिखाया था उसको आपने कहीं थोड़ा सा कंट्रोल किया और आपने ये कर दिया है। और उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपने कह दिया कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओ, ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रिकवरी है, या लग रहा है कि हाँ शांति भी बहाल हो सकती है, वो लग रहा है कि हो सकता है बाजार यहाँ से रिकवर करे, लेकिन गंग हो नहीं हो जाओ। जो अंग्रेजी में एक टर्म है ना कि वो वाला कि आप बिल्कुल कूद पड़ो और पूरा ऑल आउट वाली चीजें हो जाओ कि आप बिल्कुल पूरा लगा दिया। तो उस तरीके का भी कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ये लास्ट कोई लाइन अभी तक वो फुल स्टॉप नहीं लगा है उस युद्ध के ऊपर में जो ये कहता हो कि बस कल से शांति हो गई और अब सब कुछ निपट गया। ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी हम बिल्कुल युद्ध के बीचों बीच में हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो कल युद्ध बंद हो सकता है, दोनों ने आपस में समझौता करा, कोई डिस्कशन हुआ, कुछ हुआ, या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए। दोनों ही चीजों का बिल्कुल 50-50% जैसे चांसेस हैं। और उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा टोन डाउन लो, थोड़ा सा वाला अपना रिस्क क्यों लो, क्योंकि चीजें अल्टीमेटली पूंजी आपकी है। तो दुनिया में क्या हो रहा है और सर किस चक्कर तरफ। क्या हो रहा है ना कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस पूरे केस में कि जितने हम इनिशियली सोच रहे थे, पहले हमने सोचा कि ये दो देश केवल धमकी धमकी दे रहे हैं, कुछ होगा नहीं। वो वहां पर सारे एनालिस्ट गलत प्रूव हुए, सारे एक्सपर्ट ही इवन गलत प्रूव हुए। हमें भी लगा था 1 महीने की, 1 महीने तक कोई धमकी नहीं दी जाती है, 1 महीने अगर लड़ना होता है। बहुत सारे एनालिस्टों को मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि 1 महीने तक धमकी नहीं दी जाती है, 1 महीने अगर युद्ध लड़ना होता है तो आदमी पहले 10वें दिन लड़ लेता है। तो उसके बाद वो गलत हुए। उसके बाद फिर हमने सोचा कि नेटो है इनके साथ, नेटो कंट्रीज हैं, वो साथ देंगे। नेटो कंट्रीज बैकआउट कर गए। उसके बाद आपने देखा कि अब नेटो कंट्रीज वापस आ रहे हैं, उनको माल मटेरियल दे रहे हैं, तो सब कुछ विपरीत चल रहा है। मतलब जो हम सोच रहे हैं उसके विपरीत चल रहा है। तो हम ये मान ले, जिस आदमी ने मौत को इतने करीब से देख लिया यूक्रेन में, कि उसके सर पे पूरे रूस के टैंकर खड़े हैं और वो फाइट कर रहे हैं, उनकी मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, और उसके बाद वो फिर समझौते के लिए जाते हैं, तो शायद उनका अंदर का जो एक फियर फैक्टर है पूरी तरह से, वो अब 100% लेवल पर नहीं है जो युद्ध से पहले था। युद्ध शुरू होने के बाद फियर फैक्टर नहीं होता। उस समय बस आपके अंदर एक जुनून होता है कि आप मारो या मरो। तो वो मुझे लगता है कि उस स्टेज में यूक्रेन की जो सेना है और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, वो शायद पहुंच चुके हैं।
अगर वो रेशनली सोचेंगे और ठंडे दिमाग से, जैसा कि वो युद्ध से पहले सोच रहे थे, तो शायद समझौता होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे थे। कल जितना मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति की स्टेटमेंट पढ़े, वो मुझे बहुत एनकरेजिंग नहीं लगे। इवन मतलब मुझे लग रहा है कि जब पुतिन थोड़ा शांत हो रहे हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति शांत नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आपको लगता है कि वो 1 इंच जमीन, वो पूरा स्टेट लेने के चक्कर में, वो 1 इंच जमीन ना देने के चक्कर में, तो मतलब बहुत अभी मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी चीजें, वाइब्स नहीं आ रही वहां पे। ठीक है। तो और ये पर्सनल व्यू भी हो सकता है, ओपिनियन, लेकिन ठीक भी है, उसके पीछे का लॉजिक भी विवेक जी बता रहे हैं कि पीछे भी हमने जितनी बार जो जो चीजें सोची थी, या जो चीजों को कागज पे, मैं इसको वैसे समझ रहा हूँ कि थ्योरी पे हम जिन चीजों को बात करते हैं वो जमीन पे भी वैसे ही होंगी, ये जरूरी नहीं है। तो कई बार हमें लगता है कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो अभी टेम्परेचर घड़ी पे इतना दिखा रहा है मेरे उसमें, और मौसम ऐसा दिखा रहा है, तो ऐसा होगा तो मुझे इतना पहनने से काम चल जाएगा, ये करने से काम चल जाएगा। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं और एक्चुअल उसमें पहुंचते हैं, तो वो जो कई बार जो दो तरीके का आप देखिए, तो कई बार मैंने देखा कुछ एक फोन में और एप्स में दिखाता है कि टेम्परेचर है कितना और फील्स लाइक कितना। तो वो वाली स्थिति है कि असल में कैसा होने वाला है, और उसका वो वाला तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस है, वो समय ही बताता है। तो जब आप उस युद्ध भूमि में, जब वहां पे यूक्रेन में क्या होने वाला है, और जो थियोरिटिकली सोचते थे तो सोचते थे कि युद्ध शुरू होगा तो 1 दिन में निपट जाएगा, क्योंकि रशिया के नंबर्स ये हैं, इतने टैंक्स, इतनी आर्मी, इतनी मिसाइल्स, इतनी ताकत। यूक्रेन के नंबर्स ये हैं, बहुत छोटा सा और कमजोर सा, और वो वाला। नेक्स्ट डे भी लग रहा था कि अभी भी कोई साथ में नहीं आया, यूएस के कोई मिलिट्री पीछे नहीं खड़ी है, नाटो की मिलिट्री नहीं खड़ी हुई है, कोई नहीं आ रहा है, तो ये 1 दिन और 1 घंटे और की बात है, और वाली चीजें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया है, और रेजिस्टेंस दिखाते दिखाते अब वो उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब वो धमकाने तो ऐसे अभी लगे हैं। तो अब तो वो वाली चीज है, अगर थोड़ा भी बड़ा कंट्री रहा होता है सर विवेक जी, तो उल्टा नहीं हो जाता कि तो रशिया के अंदर घुस जाते, कहते हैं कि हम भी आधा रशिया ले लेंगे अंदर। मतलब वो तो कहिए कि मतलब मुझे यही रिस्क है। मुझे देखिए, कल मैं बहुत सारी चीजें, इस युद्ध को हमें सारे दिन पढ़ना पड़ता है। कल मैं पढ़ रहा था कि रूस की आर्मी ने उस स्टेज पर आ गई कि उन्होंने यूक्रेन की आर्मी के कपड़े पहनकर युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, ताकि कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि यूक्रेन की आर्मी कौन है और रूस की आर्मी कौन है। तो मतलब रूस की आर्मी की ये मनोदशा देखिए कि वो चीटिंग पर आ गए। और अब आप एक चीज समझिए कि अगर नेटो के आर्मी के जो लोग हैं, अगर वो यूक्रेन की ड्रेस पहनकर युद्ध में लड़ जाते हैं, तो रूस की आर्मी कैसे पहचानेगी इस चीज को? तो अगर नेटो की सेना भी आ जाती है भेष बदलकर, तो क्या पता लगता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली सिचुएशन है। तो वहां पर मुझे लगता है कि नेटो अगर आ गया इनके साथ, जिसकी संभावनाएं भी हो रही हैं, तो इनडायरेक्टली तो यूक्रेन इसीलिए तो इस समय अब 4 दिन तक युद्ध को रेजिस्ट कर पाया है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि शायद कभी बरसों बाद सामने आएंगी, जब फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये युद्ध इतना आसान है अब। ठीक है। तो यही वो चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकलिटी और बाद में समय ही बताता है केवल, और जब जमीन पे ही पता चलती है, वरना थियोरेटिकली हम ये नहीं सोच सकते। रशिया को इस तरीके की टैक्टिक्स अपनाने की जरूरत नहीं होती, हम ये मानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रांग आर्मी है कि उसको ये छोटी छोटे अलग अलग जो ट्रिक्स होती हैं, जो जुगाड़ होते हैं एक युद्ध के, उसको अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी लंबी लिस्ट, लंबी लाइन खड़ी हुई है टैंकर्स की। और ये वाली चीजें वो लोग करते हैं जो कमजोर साइड होती है, तो वो जुगाड़ अपनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं। तो यूक्रेनियन आर्मी अगर रशियन आर्मी के भेष में घुसी होती, कहीं कुछ हो रहा होता या अपने आप को बचा रही होती, तो वो समझ में आता था। लेकिन रशियन आर्मी अगर इस तरीके से है, तो वो तो उल्टा है। तो वो वाली सारी चीजें हैं। तो ठीक है, ये एक अलग व्यू, एक अलग चीज, और इस पे एक इंटरेस्टिंग चर्चा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ये सारी राय देने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।